हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने ये घटना चक्र की बुक से मैं लिया हूँ, वो भी मध्यकालीन भारत है। और मैं आप लोग को मैं आज मध्यकालीन भारत से मैं ये फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो है प्रारंभिक मध्यकाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 23 पेज है, जिसे मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, और वो भी CHSL एग्ज़ाम के पहले ही। जैसे कि आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? चलिए अब इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ये, जैसे कि यहाँ ए दिया हुआ है, अनंग पाल। क्या अनंग पाल थे? आप बात कीजिए। तोमर शासक अनंग पाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। अनंगपाल दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रथम शासक भी था। यहाँ 736 ईस्वी में लाल कोट की नींव रखी थी। किसने? अनंगपाल ने, जो तोमर के एक शासक हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ये आपको पता ही होगा, इसको आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, अरब ये हैं जो पहली बार भारत पर आक्रमण किए थे। और आते हैं बात की, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम था, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इससे पहले भी और इससे पहले किए थे, सिकंदर भी ने किया था, लेकिन अरब के बाद किया गया है। तो आते हैं, वही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इसमें सिंध का दाहिर था उसमें शासक, और मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था दाहिर को। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस सन सिंह पर विजय प्राप्त की? जैसे कि आपको पहले उसमें बता दिया था, 712 को। कब 712 को प्राप्त की? दाहिर उसमें शासक था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सेनापति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में दाहिर के शासनकाल में विजय प्राप्त की थी। और जैसा कि मैं इसके बाद घटना चक्र कंप्लीट करने के बाद मैं लूसेंट को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे मैं एक बात बता दूँ, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मैं बुक करवा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा डाला? चलिए ये तो आपको इजी बच्चा बता देगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। सोमनाथ के मंदिर पर। और सोमनाथ के मंदिर की बात करते हैं, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में लूटा था, और 18 में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला था। और बात की जाए महमूद ने अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया था। और बात की महमूद गजनी की, तो मैं उन्होंने 1000 से स्टार्ट किया था, कम से कम बहुत अधिक, सबसे अधिक बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि तराइन की प्रथम लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? यहाँ तराइन की बात हो गई, तो तराइन की प्रथम लड़ाई की बात करें, तराइन की लड़ाई होती है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है, जो जिसमें कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और दूसरे मोहम्मद घोरी जीतते हैं। तो यहाँ बात की पहली लड़ाई तो 1191 में हुई। क्या वो 1191 में हुई, जो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी। इस मैदान में दूसरी लड़ाई इन्हीं के बीच 92 में होती है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज विजयी रहा, जबकि द्वितीय मोहम्मद घोरी विजय रहता है। प्रथम में पृथ्वी विजय रहता है, यही बताया था। दूसरी लड़ाई किसने पराजित किया था? पृथ्वी और किसने? मोहम्मद घोरी ने। इजी क्वेश्चन है। चौहान मोहम्मद घोरी किस युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने द्वितीय युद्ध में हराया था, 1192 के युद्ध में हराया था, ये वाला युद्ध में हराया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कि मोहम्मद घोरी की बात यहाँ किया जाए, तो मोहम्मद घोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? बताइए आंसर। तो यहाँ आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। मोहम्मद घोरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जनरल नियुक्त किया था। 24 मार्च 6 को ऐबक ने एक शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और अपनी राजधानी लाहौर बनाई।
कहाँ नहीं, लाहौर। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? बताइए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई का क्षेत्र खोल दिया। क्या 1192 की बात यहाँ की जाए, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? बताइए, ऑप्शन दीजिए। तो पहली बार हराता है कौन, बताएं? बघेल भीम ने, बघेल भीम ने हराता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सही करना है, मिलान सही करना है। अब सही करने आता है आपको तो करिए, क्योंकि घटना चक्र को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मेडिएवल हिस्ट्री हो या एनेसेंट हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मैं तीनों कंप्लीट कर दूंगा। आप सिर्फ देखते रहिएगा वीडियो को, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जब तक आपको याद ना हो जाए ये क्वेश्चन तब तक देखते रहिए। अब आके अब बैठ जाइए, अब ये आप नेट है तो बचा कर देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन है यहाँ मिलान, देखिए सुल्तान महमूद सोमनाथ को लुटा था, ये तो पक्का गलत, एक तो होगा नहीं, ये पक्का ये इस एक बोला क्या, ये पढ़े नहीं, कौन सही है? एक तो हो गई, ये गलत है। सोमनाथ को मोहम्मद गोरी, ये भी गलत है। चलिए अब आते हैं आंसर की यहाँ बात करें तो एक और सी होने वाला है नहीं, अब बचा बी और डी में, तो आंसर होगा सी, केवल एक। किसका मिलान सही? सुल्तान महमूद, अच्छा महमूद गजनी, हाँ सही सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सुल्तान सोमनाथ को लूट ली गई थी, और ये आपको पता है वो भी 1028 ईसा में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए। तो आंसर अब ए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ए होगा आंसर यहाँ, तो एक यहाँ बात की जाए आंसर की, तो अब ये मिलान कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं सल्तनत काल। जहाँ तक कि मैं आपको एक 1 लेसन कंप्लीट करवा दिया, दूसरे आते हैं सल्तनत काल पर आते हैं। ये है सल्तनत काल, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। हाँ, तो सल्तनत काल, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने किया था? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल यही है। बात की जाए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के अहाते में क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण किया? अब है कि सल्तनत काल के मिलान करना है, मतलब कौन से पहले काल आया ये आपको देखना है। तो आते हैं, देखिए मिलान किया रहे, तो पहला इतबरारी काल, इतबरारी मतलब कि दास हो गया, गुलाम गुलाम वंश जब हो गया ना। अब इसके बाद आएगा खिलजी, गुलाम के बाद अलाउद्दीन, गुलाम, खिलजी के बाद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आता है सैयद, खिज्र खां के बाद लोदी, इब्राहिम लोदी लास्ट। ये है आपका आंसर, मतलब कि 4। जैसा कि यहाँ बता दिया गया, देख लीजिए कि तुगलक वंश
1320 से 1414 लोधी, 1451 से 1526 खिलजी, 1490 से 1320 सैयद, 1414 से 1451 और इल बरारी तुर्क 1210 से 1266 है। तो आप मिलान कर लीजिए, इसके बाद ही ऐसे ऐसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा पे आते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 ईस्वी में चल बसता है और भी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे लाख बख्श कहा गया जाता है। इसने गुलाम वंश की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहाँ बात की जाए गुलाम वंश की स्थापना की। स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ। पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली को कुतुब उल अहमद नेक्स्ट पे आते हैं। पता है कुवत में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? देखिए बनाया तो इसने, स्टार्ट इसने किया था, पूरा इसने करता है। पूरा 3-4 महल जो होता है पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश को है, क्योंकि एक दिन तूफान के कारण गिर जाता है तो मरम्मत भी तुगलक ने करवाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताइए। तो पहले था नसीरुद्दीन का। ये था बलबन सुल्तान का प्रधानमंत्री। कह रहा बलबन कहाँ का था? नसीरुद्दीन का। 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, और क्योंकि नसीरुद्दीन के पुत्र नहीं था इसी कारण बलबन को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला प्रभु संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश। भारत को तुर्की का राज का संस्थापक कहा गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक सिंहासन। सिंहासन में बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपहल साला की पदवी संतुष्ट रहा। ऐबक ने एक अपने नाम का खुतबा बढ़वाया और नहीं अपने नाम से सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 से 10 तक लगातार लाहौर के शासन का संचालन किया और फिर लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश है। चल नेक्स्ट आते हैं। बात की जाए कितने क्वेश्चन अभी 7 पे हैं। 7 के बाद देखा जाए तो ये
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? आपका आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन खुसरो। आंसर की यहाँ बात की जाए तो आंसर यहाँ होगा इल्तुतमिश। जी हाँ, यहाँ इल्तुतमिश की आप बात करते हैं तो इल्तुतमिश यहाँ मंगोल आक्रमण चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से लेकर 21 में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 28 ईस्वी में 1228 ईस्वी में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो आपका आंसर है बलबन। क्या होगा? बलबन यहाँ आंसर होगा। तो बात की जाए बलबन की तो बलबन 1266 से लेके 86 तक इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को समाप्त किया। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो आपका आंसर बताइए। आपका आंसर है बलबन ने। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ये तो बच्चा बता देगा। इल्तुतमिश नहीं, रजिया सुल्तान। तो यहाँ बात की जाए रजिया सुल्तान जो गुलाम वंश की थी शासिका, यह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोग एवं कुल्लाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 तक शासन किया। तो आपसे पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान कब से कब तक की? तो 36 से लेकर 40, मतलब 1236 से लेकर 1240 तक शासन की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली पर शासन की रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की बात की तो 1236 से 40 तक की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इल्तुतमिश एक ही हो गए। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो ये हो गए गुलाम वंश और तुगलक वंश। कौन? गुलाम और तुगलक वंश। इसके बाद मैं फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का मैं करवाऊँगा। वो भी मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। वो मैं बायोलॉजी का करवा रहा हूँ, तो आप उसका भी वीडियो ज़रूर देखें बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए आते हैं जो है मैं घटना चक्र का ये बुक है। तो ये है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन? दिल्ली के खिलजी सुल्तान आपको पता ही होगा, तुर्की थे। चलिए यहाँ बात की जाए, आ जाए खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफ़गानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। तो आंसर आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे ऊपर यार, ऊपर ये है, सॉरी नीचे पर ये है। कौन है? अच्छा से कर देते हैं, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। स्वयं को दूसरा सिकंदर, मतलब सिकंदर ईसानी कहने वाला सुल्तान कौन है? बताइए, पता है कौन है? सिकंदर सुल्तान कहने वाला यहाँ बी, अलाउद्दीन खिलजी।
कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को स्वयं दूसरा सिकंदर कहा गया है। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो अब बात की जाए मंगोल आक्रमण तो किए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इन्होंने दावा खाना 1297 में, कुतुब ख्वाजा 1299 ने स्थापना की। फिर नेक्स्ट आते हैं सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजद्वार किया जाता है बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने शुरुआत एक घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरू की। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मालिक काफूर जनरल था, ये आपको पता ही होगा। बताइए किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की। अब आप लोग यदि पद्मावत देखें हैं तो मलिक काफूर का रोल भी आपको याद नहीं होगा। चलिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मूवी भी देखनी बहुत ज़रूरी है। मूवी से आधा हिस्ट्री याद हो जाएगा। मलिक काफूर की यहाँ बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि वास्तविक नाम बताइए मलिक काफूर का, क्या है? तो चंद्रराम। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसे? मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत खतरनाक रोल निभाया, सॉरी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम साल जिन्होंने दक्षिण भारत को विजित किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 20 के बाद 21। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की? ये तो हो गया। जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। नेक्स्ट है कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? बताइए। मदुरई तक तो आपको बोलने की ज़रूरत है अलाउद्दीन खिलजी को होते हुए, लेकिन मलिक काफूर। आपको पता है मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई पांड्य राज की राजधानी है। मदुरई के बारे में जानते हैं, आइए। 1311 में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गए। मदुरई तक पहुँचने वाला दिल्ली का जनरल मलिक काफूर था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली के आरंभ किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ससुर को तो मार ही दिया था साला। एक कोई बात नहीं, साला भी को मार दिया था, सालों को मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी मना कर दिया था। दिल्ली के निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया? तो यहाँ डी होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक। एला फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि उसने पागलपन का कुछ अंश था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसने विरोधी तत्वों का मिश्रण था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह अव्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण वह असफल व्यक्ति था।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस में? तो आपको पता ही होगा, निपुण था दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति वाला शासक था। वह अरबी तथा फारसी का भी महान ज्ञाता विज्ञान जानकारी लेता था। वह खगोलशास्त्र, गणित, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र में पारंगत था। यहाँ बात की जाए 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो बताइए आपका आंसर क्या है? तब का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आंसर यहाँ होगा। सन 1329 और 1330 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। इसका मूल्य 1 टंके के बराबर था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? ये स्टेनोग्राफर ने पूछा है। फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने भी इसे बनवाया और लास्ट में फिरोजशाह तुगलक के द्वारा भी इसे निर्माण किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये बताने की आपको जरूरत नहीं। तुगलक वंश ने सबसे अधिक किया और खिलजी ने सबसे कम। जैसे मैं बता रहा है, देखिए सबसे अधिक किसने? तुगलक ने किया था। किसने किया? तो ये 1320 से लेकर 1414 तक, मतलब 1320, तो 1320 तक टाइम तो 94 ईयर साल किया किसने? तुगलक वंश ने। वहीं लोधी वंश की आप बात की जाए तो लोधी वंश जो करते हैं वो करते हैं कितना? वो करते हैं, लोधी वंश करते हैं 75 साल। ठीक है, ये किए 94, ये किए 75। लोधी वंश। दास की यहाँ बात करें तो दास जो करते हैं वो करते हैं 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। आप बात कीजिए खिलजी की, तो खिलजी कितना करते हैं? तो खिलजी सबसे कम जो है, खिलजी का ही टाइम रहता है 30 वर्ष। ये आपको मैं याद करवा दिया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे आप ये बता रहे कि सबसे पहले कौन कौन आए, तो आगे दास आता है। दास का है गुलाम। ये फोर फोर फोर। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है बताइए आप? 4 के बाद खिलजी आता है, सही है। फिर तुगलक 2, ये डी होगा आंसर, जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है। गुलाम 1206 से 90, फिर खिलजी 1290 से 30, फिर तुगलक 1320 से 1412 और सैयद 1414 से 1450। उसके बाद खिज्र, मतलब खिज्र सैयद के खिज्र खाओगे। उसके बाद आता है लोधी वंश। नेक्स्ट यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? तो मोरक्को से आया। कहाँ से आया? मोरक्को से आया। ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्या? बात कीजिए इब्न बतूता की। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया ना, तो वह आया था 1333 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये आप जान जाइएगा। जैसे यह पूछ चुका है कि किसके शासनकाल में आया, तो अब क्या बोले? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। तो कब? 1333 में। चलिए बताइए आंसर उसका, बता सकते हैं?
जैसा कि दिया हुआ ए का 4, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि देखिए तुगलकाबाद, गैरुन तुगलक, लाल किला शाहजहाँ है, हौस खास शोस्ता तुगलक, द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। भारत के इब्राहिम लोधी जो अंतिम वंश का प्रथम अंतिम है, और पानीपत का भी प्रथम युद्ध जो होता है बाबर के साथ मतलब कि बाबर का जो एंट्री होता है इंडिया में, ये इब्राहिम लोधी के युद्ध के साथ स्टार्ट था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट है लोधी वंश के बहलोल लोधी हो गए, प्रथम हो गए, लेकिन अंतिम इब्राहिम लोधी हो गया जो आगरा पर सिंहासन पर बैठा था। बटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ के शासक राणा संगा से हार गया था। और 21 अप्रैल 1526 की बात की जाए तो पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पूरी तरह से पराजित किया, जिसके फलस्वरूप लोधी वंश समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिकंदर लोधी के द्वारा। लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की, जो आजकल ताजमहल के लिए आप जाने जाए तो मतलब ताजमहल वहाँ प्रसिद्ध है। और उसने भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का भी प्रचलन प्रारंभ किया। सिकंदर लोधी ने गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताएं की रचना की थी। किसने? सिकंदर ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की? जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया, बहलोल लोधी हो गया। बात की जाए अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन किया, और तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य अर्थात लोधी वंश की नींव डाली। सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? फारसी। तो आज के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सूफी और भक्ति आंदोलन लाऊंगा। अब आते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो आपका आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको स्थापित किया था, चिश्ती सिलसिले को, चिश्ती को। और चिश्ती सिलसिले की स्थापना की यहाँ बात करें तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में की थी, और 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। उन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर क्या है बताइए। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीर है क्या। तो बात की गई पीर की, तो पीर एक सूफियों के लिए कहानी बात की जाए तो पीर एक सूफियों के आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक हैं ये पीर। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बात की जाए तो बात है कि पीर के बारे में जाने तो पीर आपको पता है कि पीर एक सूफी परंपरा में है। पीर आशय है गुरु तथा मुरीद से आशय है शिष्य। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मुरीद किस कहते हैं, तो मुरीद का अर्थ है शिष्य, स्टूडेंट, और पीर का अर्थ है पीर मिस हो गया गुरु। ठीक है। अब बात कीजिए गुरु अथवा पीर अथवा उसके शिष्यों को अथवा मुरीद। चलिए नेक्स्ट है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात कीजिए प्रथम भक्ति आंदोलन तो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया। और रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रहे वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के पेरम्बलूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर के विश्वास रखते थे।
अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था। और क्या था बताइए? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की बात की, वो एक सूफी संत भी था। सही है। फारसी हिंदी लेखक, विद्वान था, इतिहासकार था, जो बोलिए वो था। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट पे आते हैं कि अमीर खुसरो सूफी संत, इसे बोलेंगे। अमीर निम्नलिखित में वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मानता था। नेक्स्ट पे आते हैं, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद थे संत कबीर के गुरु। कौन? तो रामानंद। तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के जल के उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को ही दिया गया। उन्होंने सभी जाति धर्म लोगों को अपना श्रेष्ठ मतलब मुरीद बनाकर एक तरह से जातिवाद का कड़ा प्रहार किया था। और उनके शिष्य कौन कौन बने? तो कबीर, जो जुलाहा, सेना, नाई, रैदास, चमार आदि थे। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान के बारे में बताना है, बताइए। तो धार्मिक स्वभाव के थे, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है कि अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये 1192 ईस्वी के बाद पहले दिल्ली आए और बाद में अजमेर जाकर बस गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संस्थापकों का भक्ति संप्रदाय के साथ ही मिलान करना। चलिए बताइए, मिलान कीजिए। क्या होगा पता है आपको? चलिए मिलान तो करना, देख लीजिए कि शंकरदेव एक शरण धर्म, जगजीवन सतनामी, लालगिन लालबेग अलखनामी और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। यहाँ देखें, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया, से बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी, मियाँ मीर कादरी, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से हुआ। बात की पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में मतलब कि भक्ति की दो संत धराए थे, एक अलवार, एक नैनार। अलवार वैष्णव संत एवं नैनार शैव संत। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ये फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रथम संत थे जिन्होंने मराठी भाषा में भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, जिसकी गणना संसार के सर्वोत्तम रहस्यवादी रचनाओं में से की जाती है। इन्होंने मराठी भाषा में अपने विचार और आदर्शों को व्यक्त किया। भक्ति संप्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया को लोकप्रिय बनाया। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम बताएं। तो यहाँ तुकाराम जी नाम है। सहतारा सितार का जनक किसको माना गया? बताइए। अमीर खुसरो को बनाया गया है। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है किसकी? तो ये बात पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूजवाद, मैं कन्फ्यूजन धर्म का है ये।
तो ये हो गया। ये अब आते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना का मतलब मध्यकालीन भारत क्षेत्रीय राज्य विजयनगर से स्टार्ट है। मैं विजयनगर के यहाँ स्टार्ट करें तो विजयनगर भी कंप्लीट करवा देता हूँ।